एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर मुख्यमंत्री सम्मेलन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो बताएंगे अब लॉकडाउन 4 की रूपरेखा राजस्थान में किस तरीके से होगी और कैसे कोरोना क्राइसिस से इस वक्त राजस्थान लड़ने की तैयारी कर रहा है। अशोक जी, खमा गणिसा, इंडिया टीवी माते आप बहुत बहुत स्वागत है। ऑडियो शायद आप तक पहुंच नहीं रही है अशोक जी। हेलो अशोक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, नहीं बात है जी जी। अशोक जी, क्योंकि अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की जिम्मेदारियों को थोड़ा और बढ़ाते हुए ज्यादा अधिकार अब राज्य सरकारों के हाथ में दे दिए हैं, तो ऐसे में अब लॉकडाउन 4 की रूपरेखा राजस्थान में कैसी होगी? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल राजस्थान में अब क्या होगा? देखिए, हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है और जल्दी आज ही हम डिक्लेयर कर रहे हैं। सारा डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने, क्योंकि अब जो कंटेनमेंट जोन है या कर्फ्यू लगा हुआ है उस एरिया को छोड़ करके बाकी जगह या ग्रीन जोन हो, ऑरेंज जोन हो या रेड जोन हो, वहां पर एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं। दुकानें भी खुलेगी और ऑफिसेज खुलेंगे और साथ में इंडस्ट्री भी खुलने लग गई है और ज्यादा मजदूर आने लग जाएंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने तैयारी शुरू कर रखी है। आवागमन और परिचालन के लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी अब राजस्थान में? अब हमने शुरू किया है, आवागमन भी शुरू होगा, राज्य के अंदर भी राज्य के बाहर भी। बल्कि जो मजदूर सड़कों पे दिख रहे हैं आपको, उसके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था करेगी कि एसडीओ लेवल पर अधिकार दिए गए हैं, कोई मजदूर सड़क में दिखना नहीं चाहिए, उनके लिए बस का व्यवस्था करो, कैंप लगा दिए हम लोगों ने, वहां खाने पीने की व्यवस्था करो, आराम से उनको ले आके छोड़ो, जाके रहने वाले हैं वहां पर या बॉर्डर पर। और अब हमने श्रमिक एक्सप्रेस बसेस शुरू करने का फैसला किया है, जिसके माध्यम से आराम से वो पहुंच सके। और मैंने सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह किया कि सब राज्य सरकारों को श्रमिक एक्सप्रेस बसें चलानी चाहिए। किसी राज्य में कोई श्रमिक पैदल चलता हुआ नहीं दिखना चाहिए। पूरे देश की बदनामी हो रही दुनिया के अंदर, हम सब लोग विचलित हो रहे हैं, आप भी विचलित हो रही होंगी, और हम चाहते हैं कि जल्दी ही ये समस्या का समाधान हो। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें बसें भेजनी पड़ेगी, अगर दूसरे राज्यों में भेजेंगे, लोगों को लेके आएंगे जी। और तमाम व्यवस्था हमने कर दी है। और मैं समझता हूँ कल ही फैसला किया भारत सरकार ने कि रोड ट्रांसपोर्ट को अलाउ किया है, उसके आधार पर हमने बस चलाने का फैसला किया है। मतलब अशोक जी, आप ये कह रहे हैं कि राज्य के अंदर तो चलेंगी ही बसेस, लेकिन अंतर्राज्यीय बसेस भी चलेंगी। 2 स्टेट्स के बीच में भी आप परिचालन शुरू कर सकते हैं? 2 स्टेट के एग्रीमेंट के आधार पर निर्भर करता है, ये भारत सरकार का निर्देश है। हम चाहते हैं दिल्ली है, चंडीगढ़ है या अन्य राज्य हैं, दक्षिण के हैं, उन सब राज्यों से बातचीत चल रही है। जो जो राज्य अग्री करेंगे वहां हमारे बसों का आदान प्रदान होगा, तो उससे भी समस्या का समाधान काफी हद तक हो जाएगा। जी, वो तमाम लोग जो प्राइवेट ऑफिस दिखना नहीं चाहिए सड़क पर, ये पूरे देशवासियों का जो भावना है उसी के आधार पर सरकारों को काम करना पड़ेगा। कोई मजदूर गठरी लिए हुए, सामान उठाए हुए, बच्चों को गोद में लिए हुए चल रहा है, कैसे कैसे सीन दिख रहे हैं, कितने लोग मारे गए हैं, ये हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है, उनको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा सब राज्य सरकार आप पर मिलकर के तय करे, और भारत सरकार को चाहिए कि वो एसडीआरएफ का जो फंड होता है, डिजास्टर रिलीफ फंड, उसका अलाउ करे राज्य सरकारों को, जिससे कि वो आराम से सारे साधन लगा करके मजदूरों को उन्हें घर पहुंचा सके। जी, जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं, और खास तौर पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी टूरिज्म सेक्टर पर, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर से बहुत बड़ा राजस्व सरकार को मिलता है और बहुत बड़ी मार इस वक्त टूरिज्म सेक्टर पर पड़ी है, क्योंकि राजस्थान जाना जाता है अपने पर्यटकों के लिए, पर्यटन स्थलों के लिए। ऐसे में अब इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए या फिर इसे संकट से उबारने के लिए आप क्या सोच रहे हैं? ये हमारी प्रायोरिटी के अंदर है।
अभी हमने इस सेक्टर को काफी सुविधाएं दी है, पहले वैसे ही, क्योंकि सारे रेस्टोरेंट होटल्स बंद पड़े हैं, टूरिस्ट आना बंद हो गया है लॉकडाउन के कारण से। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी में रहेगा। हर टूरिस्ट जो आते हैं देश के अंदर, 3 में से 1 टूरिस्ट तो राजस्थान आते ही आता है, आप सब जानते हैं इस बात को। इसलिए हमने तय किया कि हम किस रूप में टूरिस्ट के लिए आने वाले वक्त में अधिक से अधिक सुविधाएं प्रोवाइड करें, होटल रेस्टोरेंट वापस ढंग से चलने लग जाए, और उनको हमने काफी रिलीफ इसलिए दिया है कि जिससे वो सर्वाइव कर सके। हमारी कोशिश रहेगी कि राजस्थान टूरिज्म के लिए पहचाना जाता है, वापस पुराने रूप में सामने आए और ज्यादा सुविधाओं के साथ में आए, ये हमारा प्रयास रहेगा। वो होटल या वो रेस्टोरेंट या पार्लर की अगर हम बात करें, सैलून की हम बात कर लें, जो ग्रीन जोन में आते हैं, क्या उन्हें खोलने की इजाजत आप देंगे? ग्रीन जोन हो, चाहे वो रेड जोन हो, ऑरेंज जोन हो, सब जगह एक्टिविटी शुरू हो गई है। खाली जो गाइडलाइन भारत सरकार की है, जिसमें मॉल भी आते हैं और स्कूल कॉलेजेस भी आती है, उसके आधार पर हम लोग चलेंगे। होटलों को भी जैसे ही हम लोग इसमें निर्णय करेंगे, होटलें भी चालू हो जाएगी, और हम चाहेंगे कि धीरे धीरे गतिविधि वापस किया है और जल्दी आदेश जारी कर रहे हैं हम लोग। और हम चाहेंगे जो बाहर से आ रहे हैं हमारे माइग्रेंट, और वो काफी उनके कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हमने सभी गांवों के अंदर शानदार तरीके से, एक तरफ तो करीब 5 लाख लोगों को किया हमने, होम क्वारंटाइन किया है, और करीब 35-40 हजार लोगों को किया, संस्थागत क्वारंटाइन किया है। पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, उनके सब प्रबंधन अच्छे हुए हैं। हम लोग पूरी IT बेस भी उनको मॉनिटर कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि उसको फॉलो सब लोग करें, जिससे कि संख्या जो बढ़ती जा रही है, अभी 300 संख्या बढ़ गई है, वो संख्या बढ़े नहीं आगे, और हम लोग इस कोरोना जंग को जीतने में कामयाब हो सके। एक और व्यवसाय है जिसके लिए राजस्थान जाना जाता है, वो है पत्थर की मिलें, उससे जुड़े हुए खदान, उसकी कटिंग की फैक्ट्रीज। अब वहां पर काम करने वाले मजदूर ही अगर यहां से पलायन कर रहे हैं, तो फिर आप इन्हें कैसे खोलेंगे? अगर खुल भी जाते हैं तो यहां पर कामकाज कैसे होगा? ये प्रॉब्लम तो पूरे मुल्क की है। जिस प्रकार से मजदूरों को शॉर्ट नोटिस पर लॉकडाउन कर दिया गया, तो जो जहां मजदूर था वहीं रुक गया मजबूरी में, चाहे धार्मिक यात्रा पे गए हों, चाहे वो टूरिस्ट थे, चाहे वे काम धंधे से गए थे, उसके कारण थे सारे लोग परेशान हुए 2 महीने से। मजदूरों को मजदूरी मिली नहीं, खाने पीने की व्यवस्था हुई नहीं, उसमें आक्रोश पैदा हो गया, वो भय और चिंता में हो गया, पता नहीं महामारी क्या रूप लेगी, कब तक ये लॉकडाउन रहेगा, खुल भी गया तो वापस लग सकता है। ये तमाम आशंकाओं ने उसको घेर लिया, और हम लोग उसमें कन्विंस नहीं कर पाए उसको। इसलिए उसके दिल में एक बात आ गई, मुझे एक बार अपने गांव जाना है, चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं अपने परिवार से मिलूंगा, गांव में रहूंगा जी, उसके बाद में हो सकता है मैं वापस आ जाऊं। ये भावना जब घर कर गई, अब जो इंडस्ट्री खुल रही है, चाहे पत्थर उद्योग की बात आपने करी, वो भी उसमें शामिल आता है, तो तमाम लोग एक बार अपने गांव और घर जा रहे हैं जी, और मैं उम्मीद करता हूं वापस वो आएंगे। और हमारे यहाँ तो अगर माइंस का मामला है, तो लोकल लोग ही राजस्थान के अंदर ही गांव में गए, वो वापस जल्दी आ जाएंगे, हम लोग उनको मोटिवेट करेंगे। जी। अब अशोक जी, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अब व्यवस्थाएं पहले से बहुत स्मूथ हो रही हैं और आप भी ये कोशिश कर रहे हैं कि मजदूरों को कोई दिक्कत ना हो, तो क्या ये संभव नहीं है कि जो जहां पर है अब उन्हें वहीं पर रोक लिया जाए, मजदूरों को इस बात को लेकर समझाया जाए कि अब उन्हें पलायन करने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्रीज तो खुल ही रही हैं, कामकाज शुरू हो रहा है, तो अब ये पलायन की जरूरत क्या? सरकार से फंड भी आ रहा है। अब चाहे फंड आओ, चाहे भले वो उनको कुछ मदद कर दो, तब भी हमारे सामने के उदाहरण हैं, कुछ फैक्ट्री वालों ने उनका पूरा ख्याल रखा, 2 महीने तक उनको तनख्वाह भी दी, खाने पीने का ख्याल रखा, और अब वो फैक्ट्री खुल भी गई है, तब भी लोगों ने कहा, बल्कि हड़ताल कर दी, चाहे कुछ भी आपने हमारे लिए किया, एक बार तो आप हमें
बाद में वापस आएंगे, अभी एक बार हम नहीं रुकेंगे। एक बार ये भावना लोगों के दिलों में घर कर गई है, इसलिए चाहे हम कितनी कोशिश कर लें वो रुकने वाले नहीं है। अशोक जी, इंडस्ट्री क्योंकि सेक्टर आंकड़ा चाहता हमारे है कि पास वो है। जाए नहीं, काम करे, ये बड़ा इश्यू है। हम भी चाहते हैं वो रुके, इंडस्ट्री में काम करे, पर अगर उनका दिल उठ गया है तो मैं समझता हूं कि संदेश के बाद में भी बहुत कम जगह कामयाब हो पाएंगे हम लोग। यानी आप ये कह रहे हैं जो वो 20 लाख करोड़ जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, एक बार वो जाएंगे और उसके बाद फिर आप उन्हें वापस कैसे बुलाते हैं ये आगे का देखा जाएगा, क्योंकि वो फिर एक बार वापस से चुनौतीपूर्ण होगा। क्योंकि WHO की अगर हम बात करें या हम एम्स के डायरेक्टर की भी बात करें तो वो कह रहे हैं कि स्थिति तो गंभीर से गंभीर अब होगी। देखिए तो समय बताएगा, परंतु आप मजदूरों को जबरदस्ती नहीं रोक सकते ना जी। मजदूर तो पहले से दुखी हैं, प्रताड़ित है, देख रहे क्या हो रहा है सड़कों पर। और फिर आप अगर उनके घाव पर और उनके दिलों की घाव जो भरने की बात है, मरहम लगाने की बात है, वो करना आवश्यक है। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, सबको मिलके मजदूरों के घाव को मरहम लगाने की जरूरत है, बजाय कि हम उनको जबरदस्ती कहें आप रुकना पड़ेगा। कोई नहीं रुकने वाला, ये फेस करना पड़ेगा हम लोगों को। अशोक जी, अब मैं मांगों की बात करती हूं। आर्थिक पैकेज को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलग अलग मांगे आई हैं। भूपेश बघेल जी भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने कई मांगे आर्थिक पैकेज को लेकर रखी थी, लेकिन वो मांगे प्रधानमंत्री ने नहीं मानी है। क्या आप भी ऐसे कुछ आर्थिक पैकेजेस की मांग कर रहे थे जिन्हें माना गया या नहीं माना गया? देखिए, भारत सरकार के सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, मैं समझता हूं कि उसका हमने वेलकम किया था जी, क्योंकि दुनिया के मुल्कों ने, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, जर्मनी, जापान, सब मुल्कों ने 12 से 15% तक जीडीपी का पैकेज दिए हैं और हमने यहाँ भी 10% का दिया। कोई बात नहीं, अच्छा पैकेज है, हमने स्वागत किया। 25 रूप में 5 दिन वित्त मंत्री महोदया जो बोली हैं और जो घोषणा करी है, उससे हम लोग निराश हुए हैं। हमने जो, क्योंकि पूरी लड़ाई लड़ रही है राज्य सरकारें कोविड-19 की, केंद्र सरकार जारी कर रहे हैं फरमान और एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, सलाह जारी कर रहे हैं, हम उनको पूरी फॉलो कर रहे हैं। राज्य सरकारों के खजाने खाली हो रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है तो सारी रेवेन्यू खत्म हो गई, 30% भी नहीं रही है। केंद्र के सामने दिक्कत है, उनकी रेवेन्यू भी कम हो गई है, हम जानते इस बात को, परंतु उनके पास आरबीआई है, नोट छापने की मशीन है, हमारे पास वो नहीं है। उनको चाहिए था राज्य सरकारों को जो कोविड से जंग कर रहे हैं उनको पूरी इमदाद करते। हमने कुछ मांगे रखी थी और बहुत मामूली मांगे थी। हमने कहा 1 लाख करोड़ का आप ग्रांट दे दीजिए, खाली लोन देने से काम नहीं चलेगा, और सब राज्यों को बांट दीजिए उसको, कितने वहां पॉपुलेशन है, कितने वहां कोविड के पेशेंट है, उस ढंग से। हमने कहा कि जो वेरिएमेंट्स का जो फ्री कर दीजिए। हमने कहा जो सरकारें चुकाती है लोन को, कई कंपनियों को, कई कॉर्पोरेशन को, भारत सरकार के 6 महीने के लिए मॉनिटरिंग दे दीजिए राज्य सरकारों को, कंफर्टेबल हो जाएगी। हमने कहा था जीडीपी का आप 3% से 5% कर दीजिए लोन, वो भी लोन मांगा हमने। आप कल्पना कीजिए, कल घोषणा की है जीडीपी का 3-5 तो कर दिया, इतनी साथ में शर्तें लगा दी, इतनी शर्तें लगा दी कि राज्य सरकार उसमें उलझ के रह जाएगी। लोन ही तो मांग रहे थे। हमने प्रधानमंत्री महोदय को खुद को कहा था वीसी के अंदर कि अगर आप 3 से 5% करोगे तब भी हमें पैसा वित्त मिलेगा, नहीं तो पहले मिल रहा था, क्योंकि जीडीपी आपकी भी कम होने जा रही है। लेकिन अशोक जी, नहीं मिलेगा हम लोगों को। आप ये जो तमाम बातें कह रहे हैं उस पर केंद्र सरकार ये तर्क रखती है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों को जो पैसे दिए हैं उसमें से केवल 14% ही राज्यों ने लिया है और 86% तो अभी यूज भी नहीं हुआ है। वो देश को गुमराह कर रही हैं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, एक लाइन में समझ में आ जाएगी पूरे देश को। वो बात कर रही है जो हमारा सब राज्यों का एक लिमिट होती है कर्जा लेने की, बोरोइंग, मार्केट बोरोइंग, वो राज्य सरकार ने अपनी सुविधा से लेती है जिससे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सके, सैलरी चुकाने में अड़चन नहीं आए, जरूरी खर्चे वो कर सकें, इमरजेंसी खर्चे कर सकें,
तो राज्य सरकारों पे वो कर्जा की कितनी बार किस्तें ले, 10 बार में ले, 5 बार में ले, साल भर में, वो उसकी बात कर रही है कि वो कर्जा क्यों नहीं उठाया। और वो ये भी कह रही है कि कोरोना के वक्त राज्यों को अप्रैल महीने में 12,390 करोड़ दिया गया और अप्रैल और मई का आंकड़ा ये है, जबकि सेंटर के पास खुद इस वक्त रिसोर्सेस की कमी है। 11,000 का एडवांस दिया गया, 4,000 हेल्थ मिनिस्ट्री को दिया गया। अब आप ये बताएं कि केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम अपने बूते में जितनी मदद है उतनी पहुंचा रहे हैं। बूते की बात केंद्र सरकार को कभी नहीं करनी चाहिए, वरना देश निराश हो जाएगा। बूते की बात तो राज्य सरकारें कर सकती है। केंद्र सरकार के पास आरबीआई है, मैंने कहा आपको, नोट छापने का अधिकार है, उन्हीं को राज्यों को आगे आके इमदाद करनी पड़ेगी, तब राज्य सरकारें कोविड का मुकाबला कर पाएगी और अपनी अर्थव्यवस्था जो है वापस पटरी पे ला पाएगी। और एमएसएमई का सेक्टर हो, चाहे दुकानें हो, छोटे दुकानदार हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो डेस्टिट्यूट हो, दिहाड़ी मजदूर हो, इन सब किसान हो, इन सब की व्यवस्था राज्य सरकारें कर रही है। उन्होंने 12,000 करोड़ फिगर दे दिए, उससे क्या काम है? वो तो एनडीआरएफ के फंड को अलाउ किया हम लोगों को, उसको गिना रही वो लोग। ये शोभा नहीं देता वित्त मंत्री को कि वो इस प्रकार से देशवासियों को गुमराह करे, ये अच्छी बात नहीं है। उनको पूछो कितनी ग्रांट दी राज्यों का, आउटराइट ग्रांट कितनी दी है। अब 90% पैसा 20 लाख करोड़ का है पैकेज जो है वो सब लोन दे दिया। बोरिंग करो बैंकों से, एमएसएमई वालों की हैसियत नहीं दी बोरिंग करने की, बैंकें खुद रिलेक्टेंट रहती है लोन देने के, वापस चुकता नहीं हो पाएगा। जब शर्तें थी, गारंटी थी, तब भी नहीं देते थे, अब तो बिना गारंटी के लोन कह दिया उन्होंने, कैसे मिलेगा? आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं या फिर जो विपक्ष के या कांग्रेस के शासित प्रदेश हैं, उनमें भेदभाव की नीति है? क्योंकि अभी 2 मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित प्रदेशों से जुड़े, उन्होंने कहा कि जितना दिया जा रहा है उतने में काम हो रहा है, चाहे वो मनरेगा मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मछली पालन से जुड़े हुए मजदूर हैं। आप लोग आलोचना के लिए आलोचना कर रहे हैं, ये उनका कहना है। देखिए, मन के अंदर तो वो भी दुखी हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हो, सभी को तकलीफ है, उनको भी तकलीफ है। पर क्योंकि वो सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री हैं, तो वो अगर केंद्र सरकार ने जो फैसले किए हैं या वित्त मंत्री जी ने जो अनाउंस किए हैं, उसके खिलाफ वो कैसे बोल सकते हैं? अगर आप उनसे बात करेंगे प्राइवेटली, इनफॉर्मल, वह पता करेंगे फाइनेंशियल स्थिति क्या राज्यों की, समझ में आ जाएगी। मैंने कभी नहीं कहा, भेदभाव की बात अभी मेरे सामने आई नहीं है। वो मैं अपना राइट जो है रिजर्व रखता हूं आलोचना करने का। जब कभी ऐसी स्थिति आएगी तो उस पर भी मैं बोलूंगा। अभी नहीं मुझे मालूम है कि कोई भेदभाव किया गया। अभी तो जो सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम में हमें मैं समझता हूँ कोविड अगर जंग से लड़नी है, जीतना है, तो हमें आउटराइट ग्रांट की आवश्यकता है और सरकार को आगे आके देना चाहिए। इतना बड़ा मौका उनके सामने कुछ और फिगर मैं आपके सामने रख रही हूँ अशोक जी, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए भी जो मदद की गई है वो 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज है। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जुड़े हुए थे तो उन्होंने एक फिगर बताया कि जब राहुल गांधी जी ने देश के बड़े बड़े फाइनेंस के जानकारों से जब बात की थी तो उन्होंने तो 65,000 करोड़ की ही बात की थी, लेकिन यहाँ तो केंद्र सरकार 20 लाख करोड़ राहत पैकेज के तौर पर दे रही है। वो ये कह रही 8 करोड़ किसानों के खाते में 16,394 करोड़ दिए गए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट दिया गया है। ठीक वही बेनिफिट जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मजदूरों को डायरेक्ट उनके हाथ में पैसा जाना चाहिए। ये तो मैं पूछ रहा हूं कि कौन सा पैसा दिया जा रहा है। मैंने एक मांग की थी उनसे, नरेगा के अंदर जो मजदूर लॉकडाउन के कारण से काम पे नहीं जा पाए, उनको आप जैसे अगर आपने आदेश दिए थे इंडस्ट्री को कि आप मजदूरों को बिना काम के भी तनख्वाह दो, सैलरी दो, अच्छा फैसला था। हमने भारत सरकार से निवेदन किया, आप भी जो एक्टिव श्रमिक है नरेगा के, आप सरकार भी, भारत सरकार भी उनको घर बैठे हुए 2 महीने जो काम नहीं कर पाए लॉकडाउन के कारण से, उनको आप लोग उनके वेजेस दीजिए। क्या सरकार ने बात मानी हमारी? कौन सा पैसा दे रहे हैं वो लोग? जब तक गरीब की जेब को नहीं भरोगे आप, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे दिहाड़ी मजदूर का आदमी हो,
छोटे दुकानदार हो, एमएसएमई हो, जब तक आप डिमांड क्रिएट नहीं करवाओगे, पैसा जब जेब में आएगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, पैसा मार्केट में खर्च करेगा वो, उससे इंडस्ट्री चलेगी और व्यापार, धंधे, उद्योग वापस चलेंगे। अशोक सिंपल बात है जी। मनरेगा मजदूरों को कितना मिल रहा है राजस्थान में? हमारे यहाँ अभी इन्होंने जो बढ़ाया है 20-25 रुपए, उसके प्रतिदिन जी मैं सुन नहीं पाई, थोड़ा कनेक्शन टूट गया था। इन्होंने सोनिया गांधी जी ने यहाँ तक कहा था, खाली एक सिंपल सुझाव दिया जी उस वक्त में 2 महीने पहले, आप खाली इनको 21 दिन का एडवांस दे दीजिए नरेगा मजदूरों को, क्योंकि पूरा पैसा भारत सरकार देती है नरेगा के मजदूरों को। मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ के बजट का प्रावधान है सर। अशोक जी, मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ के बजट का प्रावधान है और इससे भी ज्यादा 40,000 करोड़ और एडिशनल दिए गए हैं। क्या इसका डायरेक्ट फायदा मनरेगा मजदूरों को मिल रहा है राज्यों में? अभी तो कल अनाउंस किया है, वो अनाउंसमेंट अच्छा अनाउंसमेंट है। हम चाहेंगे कि वो पैसा, क्योंकि माइग्रेंट लेबर आ रहे हैं राज्यों में और उनको भी अलाउ किया जाएगा नरेगा के मजदूर बनने के लिए, नरेगा के श्रमिक बनने के लिए। मैं समझता हूँ ये निर्णय ठीक किया है 40,000 करोड़ का, इसका मैं स्वागत करता हूँ। परंतु जिस प्रकार से 1 महीने बाद में उनको पेमेंट मिलेगा, उससे क्या फायदा? अशोक जी, आप स्वागत भी करते हैं, फिर नाराज भी होते हैं। 2 महीने की तो आप घर बैठे दो उनको पैसा, जब लॉकडाउन था। अब लॉकडाउन खुला है, मजदूर काम जाने लगे हैं, तो 2 महीने का अगर आप दे देंगे एडवांस उनको, जो पहले काम नहीं कर पाए थे उसका दे देंगे, उनका काम चल जाएगा। अब कल घोषणा करिए कब तो मजदूरी में जाएगा, कब 1 महीना पूरा होगा, कब उसको पैसा मिलेगा, ये समझने की बात है। नहीं, मैंने इसलिए आपसे ये सवाल पूछा कि आपने स्वागत भी किया, आपने आर्थिक पैकेज का स्वागत करते हुए कहा ये अच्छा है, और फिर अब आप नाराजगी भी जता रहे हैं कि जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। ये दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। भारत सरकार के और देश के इंटरेस्ट में कह रहा हूँ जी कि कितना अच्छा मौका था इनके सामने, डायरेक्ट पैसा देते, ये छोटे उद्योगों को, एमएसएमई को कुछ मदद करते, मजदूरों को, किसानों को कुछ हेल्प करते, डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर होता, परचेजिंग पावर बढ़ती, डिमांड बढ़ती और उससे इंडस्ट्री चालू होती। ये सिंपल बात है, उस पर चूक गए। खाली 90% तो लोन देने लग गए। कब तो लोन मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब उसका फायदा मिलेगा, टाइम बताएगा। अशोक जी, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और उसे आईसीयू में जाने से रोकने के लिए राजस्थान का मॉडल क्या है? देखिए, राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश के सब राज्यों की बात है। केंद्र सरकार को चाहिए कि राज्यों को कंफर्टेबल रखें। अभी वक्त नहीं है कि आप राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने मांगे कि आप हमें किस कीमत में क्या पैसा दे सकते हैं। वो ऑर्डिनरी टाइम होता है, मांगना राज्य सरकार का काम है, देना केंद्र सरकार का काम है। परंतु अभी वक्त है, केंद्र को खुद को मालूम है कि राज्यों के खजाने में क्या है। केंद्र के सीएनएजी जो होता है, ऑडिटर जनरल, उसके बाद पूरे आंकड़े रहते हैं राज्यों के कि किस राज्य के पास में खजाना क्या है। सरकार को, भारत सरकार को चाहिए वो आगे आके खुद ऑफर करे राज्य सरकार को, हम आपको इस प्रकार मदद करें क्योंकि आपके इस मदद में तकलीफ हो रही है। ये वक्त है, तब जाकर के आप देश को मजबूती दिला पाएंगे, वहां पर उद्योग धंधे शुरू हो पाएंगे, गाड़ी पट्टी पर आ पाएगी। आपने कहा राजस्थान का मॉडल जी, कैश इनफ्लो के लिए राजस्थान मॉडल हम तो करेंगे कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट शानदार हो, खर्चे आवश्यक खर्चे हो, रेवेन्यू बढ़ सके, लीकेज नहीं हो, हम सब कुछ करेंगे। पर जो अभी कोरोना ने बर्बाद किया राज्यों को भी, देश को पूरे को, वित्तीय स्थिति केंद्र की भी सरकारी खराब हुई है, राज्यों की तो बट्टा बैठ गया पूरा। इसको संभालना किसको पड़ेगा? केंद्र सरकार को। कैसे? आरबीआई के सहयोग से इमदाद करके राज्यों की, खुद को आगे आके करना पड़ेगा, तब जाके अच्छा लगेगा सबको। क्योंकि जंग को भी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर लड़ना चाहती है, लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी जी ने कहा कि पूरी पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। वही राहुल गांधी ने कहा। अब राहुल गांधी चले गए मजदूरों से मिलने के लिए, और हमारे वित्त मंत्री महोदय सीतारमण जी को तकलीफ हो गई, बुखलाहट का परिचायक है, उन्होंने कोई आलोचना किसी की नहीं करी।
आप बता दीजिए मुझे, डेमोक्रेसी के अंदर किसी मिलने जाना ये कोई बुरी बात है क्या? लोग सरकार तो प्रेरणा देते आरोप भी हमें लगा भी रही जाना चाहिए, है, गरीबों की सरकार मदद के करनी प्रवक्ता चाहिए, ये कह रहे ये हैं तरीका कि होता बड़ा है। देर में मिलने गए, उन्होंने किया क्या उन लोगों के लिए? वो तो देर से गए या जल्दी गए, आप तो कोई गए ही नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, आपने पैकेज दिया, वो मैंने पहले कहा देर आए दुरुस्त आए। अब जो पैकेज का जो सामने आया, पैकेज ब्रेकअप आया, तो मैंने कहा देर से भी आए और दुरुस्त भी नहीं आए हो, ऐसा पैकेज दिया। राहुल गांधी की आलोचना करने का उनको अधिकार क्या? वो तो एक नेता है कांग्रेस के, वो अपना काम करे, बीजेपी अपना काम करे। अनावश्यक क्यों आप छेड़ रहे हो विपक्ष को? विपक्ष आपका सहयोग करना चाहता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी आपका सहयोग कर रही है, राज्य और केंद्र मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छे संकेत है पूरी अशोक जी, दुनिया के लेकिन ये अंदर। लड़ाई कोरोना जैसे गंभीर मसले पर अच्छी नहीं लगती। आज योगी आदित्यनाथ भी इंडिया टीवी के इसी मुख्यमंत्री सम्मेलन में जुड़े और उन्होंने सवाल भी पूछा कि वो तो लिफ्ट मांग रहे हैं, लिफ्ट बताइए बसेस की, और कांग्रेस पार्टी बसेस की लिफ्ट बताने के लिए तैयार नहीं है। ये कभी पीयूष गोयल जी बोलते हैं, कभी सीएम साहब बोलते हैं, यही तो हमारी शिकायत है। ऐसे वक्त में बिना आधार बात नहीं करनी चाहिए। ट्रेनें नहीं मांग रहे हैं, अरे हम तो मीटिंग घंटों कर रहे हैं इसी बात को लेके कि किस प्रकार हमारे लोग बाहर से यहाँ पर आए। अब 50 ट्रेन आ रही है यूपी के अंदर पर डे, हमारे यहाँ 2 आ रही है। अब बता दीजिए किसी गलती है? 50 ट्रेन पर डे यूपी के अंदर आ रही है। और धर्मेंद्र प्रधान तो इसी से जुड़ा हुआ एक आरोप, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने लगाया, उन्होंने ये कहा कि जो जिन मजदूरों को ट्रैवल करना है, रेलवे स्टेशन तक जाना है, उन तक के लिए आप लोगों ने व्यवस्था नहीं की। राजस्थान सरकार पे उन्होंने आरोप भी लगाया और साथ ही साथ ये भी कहा कि आपको जिम्मेदारी उठानी चाहिए। एकमात्र राजस्थान राज्य जिसने श्रमिक एक्सप्रेस बसें चलाना प्रारंभ कर दिया है। एकमात्र राजस्थान राज्य जिसने, जब लोग फंस गए थे पहले मजदूर, जब लॉकडाउन हुआ था तब, उस वक्त हमने उनको सब ध्यान रखा, सबको भेज दिया। अब जो बाद में जो सड़कों पर आए थे, एकमात्र राजस्थान राज्य जिसने एसडीओ लेवल के अधिकारियों को अधिकृत किया जी। मजदूर चलते हुए उनको बसों का इंतजाम कीजिए, कैंप खोलिए, खाने पीने का इंतजाम करो, सब इंतजाम करो और बॉर्डर तक पहुंचाओ या उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाओ। ये एकमात्र राजस्थान राज्य है। उस राज्य को जानबूझ करके इनको तकलीफ हो रही है कि इतना अच्छा मैनेजमेंट क्यों होगा। इनकी पार्टी के लोग भी इसकी तारीफ करें राजस्थान के अंदर। अभी मैंने 21 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के एमएलए के साथ में, राजस्थान में एमएलए एमपी के साथ में जी। अधिकांश राज्यों, अधिकांश एमएलए ने, एमपी ने राजस्थान की व्यवस्थाओं को लेके बहुत ही तारीफ करी है। मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान में सभी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के जंग को लड़ना चाहती है। अशोक जी, राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल की भी खूब चर्चा हुई और खूब तारीफ हुई, लेकिन कोरोना की सेंधमारी एक बार फिर से वहां पर हो गई है। और क्योंकि मैं खुद आपके गृह क्षेत्र जोधपुर से आती हूं, इसलिए एक नाराजगी और एक दुख मुझे भी है इस बात का कि तमाम नियम और कायदे बनाने के बावजूद, कंटेनमेंट जोन और रेड जोन होने के बावजूद भी इस वक्त जोधपुर में 1036 से ज्यादा मामले कोरोना के रिपोर्ट हुए हैं। आप ठीक कर रही हैं, आप जोधपुर से हैं, इसलिए आपको स्वाभाविक है कि दुख हुआ है। दुख होना चाहिए था, दुख नहीं होता तो मुझे दुख होता आपसे। अच्छा, आपको दुख होगा। और आप निश्चिंत रहें, जोधपुर हो या जयपुर हो, संख्या कुछ कारणों से बढ़ी है, आवागमन हुआ बाहर से लोगों का भी, उसके कारण बढ़ी है, परंतु हमारी स्थिति कंट्रोल में है। हमारे यहाँ जो फिगर है, आप देखेंगे जो व्यवस्था हमने कर रखी है, वो तमाम फिगर बताते हैं कि राजस्थान वो राज्य है जहां पर टेस्टिंग पर मिलियन पॉपुलेशन 3100 राजस्थान हो रही है, जबकि देश पूरे राष्ट्र का एवरेज 1576 है। जो मृत्यु दर है वो राजस्थान में 2.52% है, 125 लोग मारे गए अभी तक, और भारत में 3.15%। बाकी राज्यों की बात छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा है उनकी। तो टेस्टिंग फैसिलिटी जो है हमारे 0 थी, आज 11,000 प्रतिदिन हो रही टेस्टिंग और 25,000 होगी जल्दी ही। और यहाँ पर 2,32,000 टेस्ट हमने किए, जो कहीं पे भी नहीं है। 2-3 राज्य होंगे देश के अंदर, हर क्षेत्र में हमारी जो परफॉर्मेंस है या जो तैयारी है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आईसीयू के वार्ड, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी राजस्थान के अंदर, अधिकांश लोग घर जा रहे हैं ठीक होकर के। तो यह माहौल है, पर इसमें कोई दो राय नहीं। आपने ठीक कहा, संख्या बढ़ी है कुछ कारणों से,
जयपुर में बढ़ी है, जोधपुर में नहीं, 11 डिस्ट्रिक्टों में बढ़ी है। 11 डिस्ट्रिक्ट में हमने विशेष रूप से क्वारंटाइन का जो इंतजाम करना हो या व्यवस्था करनी हो, अधिकारियों को लगाया गया, विशेष ध्यान दे रहे हम लोग। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को आप निश्चित रहे, हम लोग इसमें कोरोना जंग को जीत के बताएंगे हम लोग। एक और सवाल स्क्रीनिंग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राजस्थान से ही ये खबर भी आई थी कि जो रैपिड टेस्टिंग किट है वो फेल हुई है। तो अब रैपिड टेस्टिंग किस तरीके से की जा रही है, कैसे स्क्रीनिंग की जा रही है, क्योंकि संख्या आप कह रहे हैं कि आप 25,000 तक बढ़ाएंगे। 25,000 के अलावा भी हमने 2 मशीनें मंगाई अमेरिका से, रोच कंपनी की, और नाम है उनका कोबार्ट 88। मशीन 4,000 टेस्ट पर डे करेगी। पहली मशीन लगेगी जोधपुर के अंदर, दूसरी लगेगी जयपुर के अंदर जी। इस प्रकार से हम चाहेंगे कि आगे कोरोना का मिजाज पता नहीं किस दिशा में जाएगा। हम चाहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट सभी तरह से, पीएससी, सीएससी, हम लोगों ने 450-500 गाड़ी लगा दी है मोबाइल देश राजस्थान के अंदर, जिससे कि वो कोविड के अलावा जो बीमारी हैं उनका इलाज भी साथ साथ करते रहे। पाबंद किया गया प्राइवेट हॉस्पिटल को भी, सरकार के साथ, सरकारी अस्पताल के साथ में, वो भी ध्यान रखे जो कोविड के पेशेंट नहीं है, जनरल पेशेंट है, डायलिसिस है और इलाज करने उनके किडनी के या हार्ट के, उनका इलाज होता रहे राजस्थान के अंदर। तमाम व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है, इसलिए व्यवस्था बढ़ाते जाएंगे। फ्यूचर में क्या पता क्या स्थिति बनती है, तो राजस्थान तैयार मिले आपको, ये स्थिति करना चाहते हैं हम लोग। जी, एक और सेक्टर है जिससे जुड़ा हुआ सवाल है एजुकेशन। कई लोगों का ये कहना है कि एग्जामिनेशन को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। एग्जामिनेशन कब होंगे, तारीखें कब आएंगी, किस तरीके से उस दिशा में काम कर रही है राजस्थान सरकार? देखिए, उसके लिए हमने दूरदर्शन से स्लॉट मांगा तो वो हमें मिल गया है। ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गई है, कोचिंग का भी ऑनलाइन हो रहा है, और एग्जाम की तारीखें जुलाई अगस्त में जो भी तय करेंगे हम लोग, वो पब्लिक डोमेन के अंदर है। उसके लिए हमने वीसी कर ली है, तमाम तरह से डिस्कशन कर लिए हैं, और राजस्थान में योजनाबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि छात्रों को कम से कम नुकसान हो, परेशानी कम से कम हो, ये हमने तय कर लिया है। कुछ राज्यों में धारा 144 लगाने की भी बात हुई है, जैसे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने न सिर्फ अपने आसपास के राज्यों में बसेस के परिचालन को टोटली बैन किया है, बाकी साथ ही साथ धारा 144 भी लगाई है। आपको लगता है कि राजस्थान में ऐसी कोई जरूरत है, या फिर और राज्यों में भी इस चीज के लिए जरूरत है? क्योंकि अगर इकोनॉमिक गतिविधियों को, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना है तो इस तरीके की व्यवस्थाओं को भी धीरे धीरे ढील देनी होगी। मुझे नहीं मालूम कि किस संदर्भ में ये कमेंट उन्होंने किया होगा। मेरा मानना है कि अभी आवागमन सुगम हो और सभी राज्य सरकारें एग्री करें, जिससे कि ये जो प्रॉब्लम है आवागमन की, जिसमें विशेष रूप से मजदूर है, उन सबको एक बार छूट मिले तो 10-15 दिन में ये इश्यू खत्म हो जाए। खत्म होना बहुत आवश्यक है, बहुत परेशान हो रहे लोग। इसलिए मेरा मानना है कि एक हर राज्य सरकारें जो कल फैसला किया भारत सरकार ने उसको फॉलो करे, आवागमन को सुगम करे, सारी छूट दें, आगे बढ़ करके राज्यों में भेजना शुरू करें लोगों को। यानी हम ये माने अशोक जी कि आज की तारीख से, यानी शाम तक जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तय किया जाएगा, लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी और लोग अपने अपने व्यवसायों की तरफ बढ़ जाएंगे, काम करना शुरू करेंगे। काफी हद तक तो शुरू हो गया हमारे यहाँ, और काफी हद तक आज के फैसले के बाद शुरू हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि स्मूथली हम लोग पूरा वॉच कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ तक ध्यान रखा है, जो इलाके पिछले 15 दिन में खुले थे, उन इलाकों में कोई पॉजिटिव केस आया है क्या कोरोना का? अगर आया होता तो हम लोग फिर उस ढंग से बिहेव करते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं उनके कारण भी आ रहे हैं, इसलिए हमने और ज्यादा खोजना मंजूर किया इलाकों को, इंडस्ट्री को, दुकानों को, सबको। पूरा मॉनिटरिंग चल रही है हमारी हर चीज में, जिससे कि आगे हम लोग प्लानिंग करने में आसानी हो जाए हमें। जी, यातायात को लेकर एक और मेरा सवाल था, क्योंकि हमने रेल रूट खोल दिया है, हमने बसेस को खोल दिया है, बसेस का परिचालन, क्या हमें एयर रूट भी नहीं खोलना चाहिए? क्या केंद्र सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए कि अब एयर ट्रैफिक को भी वो कुछ हद तक खोल दे? बिल्कुल खोलना चाहिए एयर रूट को भी,
और ट्रेनों को भी ज्यादा चलाना चाहिए। जब तक हम बंदी सकेंगे तब तक लोगों की मांग बढ़ेगी, जाने की भय चिंता व्याप्त होगी, डिप्रेशन आएगा। एक बार जब खुला कर देंगे तो लोग समझ लेंगे भी कभी भी जा सकते हैं हम कहीं पे भी। उस भावना से फिर वो लोग खुद भी कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे अपने दिलों के अंदर, उनके परिवार में कॉन्फिडेंस पैदा होगा, डिप्रेशन नहीं आएगा। जरूरी फिर वो आना चाहें, उनको लगना चाहिए हम जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। अभी लगता है पता नहीं हम जा पाएंगे, इस कारण ज्यादा उनमें डिप्रेशन की तरह की भावना पैदा हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। जी, इसके अलावा आप ये कह रहे हैं कि हम ट्रैफिक को और ज्यादा सुगम बनाएं। आपने जब मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ, और कौन कौन सी ऐसी मांग रखी थी जो आपको लगता है कि वो पूरी नहीं हुई, होनी चाहिए आर्थिक पैकेज के अलावा? नहीं, हमने कहा किसानों के लिए जो एमएसपी में खरीदारी हो रही है वो खरीदारी 25% की बजाय 50% हो, ये हमने कहा था। मजदूरों को जो है, मैंने अभी बताया आपको कि उनको 2 महीने की पेमेंट होना चाहिए, क्योंकि कोरोना में वो जा नहीं पाए। हमने कहा था 100 दिन की बजाय 200 दिन कर दीजिए मजदूरों के लिए। तो कई मांगे हमने करी थी जिसमें मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी, परंतु अनफॉर्चुनेटली वो मांगे नहीं मानी गई और हम लोग तकलीफ में आ गए हैं। अशोक जी, आप आर्थिक पैकेजेस की बात करेंगे उतनी बार निर्मला सीतारमण ये कोट करेंगे कि भाई हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, और ये मेरे ख्याल से इस तरीके की खींचतान चलती रहेगी, और ये होनी भी चाहिए। यही डेमोक्रेसी है, यही लोकतंत्र है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि राजस्थान को आप जल्द से जल्द कोरोना मुक्त बनाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।